हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिस्कस किया था और उसका एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस किया था कि कैसे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। और हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच फाइंड आउट करना है तो डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इस तरह से हम डेल्टा एस भी फाइंड आउट कर सकते हैं और डेल्टा जी भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए। इट इज द एंथैल्पी चेंज, it is the enthalpy change when 1 mole of a substance is burnt with excess oxygen, let's say CH4। इसका हमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन फाइंड आउट करना है तो हमने 1 मोल CH4 ले लिया और इसके साथ एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन हमने ऐड कर दी। हो सकता है ये रिएक्शन अपने आप हो जाए या सब्सटेंस पर डिपेंड करता है, कुछ स्पार्क करना पड़े, बट ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होगी तो हम सबको पता है कि इसमें हीट इवॉल्व होती है और क्या बनता है CO2 प्लस H2O। इसमें जो एंथैल्पी में चेंज होगा इसे हम कह रहे हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन, डेल्टा एच कंबशन। ये किसका कंबशन हो गया? CH4 का। ये किसका कंबशन हो गया? CH4 का। हाँ, यहां पर अगेन अगर इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना होगा, CH4 का 1 मोल होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते हैं। अब यहां पर इश्यूज आते हैं कि हमने CH4 का कंबशन करवाया, प्रोडक्ट बना दिया हमने CO2 और H2O। CO2 और H2O, पहले बात आती है H2O की फिजिकल स्टेट क्या होगी। H2O की फिजिकल स्टेट क्या होगी? तो बहुतों को लगता है सर कंबशन है, ये तो गैस स्टेट में ही होगा। तो मैं यहां पर बताना चाहता हूं, यस कंबशन है जिसमें हीट इवॉल्व होती है, लेकिन किसी भी रिएक्शन को आप कैसे करते हो, जैसे एक रिएक्शन जब हम करते हैं किसी कंटेनर के अंदर तो हम टेम्परेचर इसका कांस्टेंट रखते हैं। अब ये टेम्परेचर अपने आप कांस्टेंट नहीं रहता है, हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है। कैसे? जैसे इस कंटेनर के अंदर कोई रिएक्शन हो रही है, हमें इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो क्या किया जाता है, यूं मान लीजिए इसे एक बहुत बड़े वाटर टैंक में हमने एक बहुत बड़े वाटर टैंक के अंदर इसको रख दिया जिसमें वाटर का फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूसली वाटर फ्लो हम कर रहे हैं। अब जिस टेम्परेचर पर हमें मेंटेन रिएक्शन को करना है उस टेम्परेचर पर आप यहां से वाटर पास करोगे। अगर आप चाहते हो 25 डिग्री मेंटेन करना है, 25 डिग्री पर वाटर फ्लो होता रहेगा, 40 डिग्री पर, जरूरी नहीं वाटर का ही फ्लो करे, कोई और लिक्विड भी यहां पर हो सकता है। अब अगर यहां पर हीट इवॉल्व हो रही है तो एनर्जी यहां से बाहर जाएगी और यहाँ का टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो बाहर से हीट अंदर आएगी, तो इसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या टेम्परेचर रखना चाहते हो, 50 डिग्री रखना चाहते हो, 150 डिग्री सेल्सियस रखना चाहते हो, 300 डिग्री सेल्सियस रखना चाहते हो। तो यहाँ पर ये थॉट नहीं आना चाहिए कि कंबशन है तो वाटर तो गैस स्टेट में होगा, ऐसा नहीं है। आप पर डिपेंड करेगा कि किस टेम्परेचर पर हम इसे रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये H2O लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम है तो लिक्विड, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो गैस। अब ये मत पूछना सर 100 डिग्री होगा तो क्या होगा, नहीं, ज्यादा या कम, फिर मिक्सचर भी हो सकता है, फिर हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है यहाँ पर टेम्परेचर गिवन ही नहीं होता है। अगर टेम्परेचर नहीं गिवन है क्वेश्चन में और आपको वाटर की फिजिकल स्टेट पता करनी है, फिर क्या करें? तो हम मान लेते हैं कि रिएक्शन हम रूम टेम्परेचर पर कर रहे थे, तो और रूम टेम्परेचर पर वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होती है? लिक्विड। तो इफ टेम्परेचर इज नॉट गिवन,
then assume it to be water. Assume it to be water liquid, sorry, yeah, assume it to be room temperature. रूम टेम्परेचर मान लीजिए जिसमें H2O किस स्टेट में हो जाएगा, लिक्विड। चलिए ये तो बात हो गई H2O की। हाँ, लेकिन अब एक और क्वेश्चन यहां पर आता है, हमने CH4 का कंबशन कराया तो प्रोडक्ट क्या बना दिया, CO2। क्वेश्चन ये भी आता है कि CO2 क्यों, CO क्यों नहीं, CO क्यों नहीं, तो क्या कहते हो, क्या कहते हो? बहुत हो गया लगता है सर ऑक्सीजन एक्सेस में है तो CO2। तो मैं बता दूं ऐसा नहीं है, ये बहुत कुछ टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। आगे चल के आप इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक CO2 बनती है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो तो CO बनने लगता है। तो हाँ, नॉर्मली रूम टेम्परेचर 100 डिग्री, इसकी अगर मैं बात करूं तो CO2 ही बनती है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन एक्सेस में है तो CO2 नहीं, जनरली CO2 बनती है। अदरवाइज अगर ऑक्सीजन एक्सेस में तो यहाँ पर H2O2 थोड़ी बनाया हमने, H2O2 थोड़ी बनाया, क्यों? क्योंकि वो नहीं बनता है, H2O2 नहीं बनता है, ऐसे H2O ही बनता है, इसीलिए कि यहाँ पर भी हम कार्बन किस में कन्वर्ट होता है जनरली, CO2 में, तो इसीलिए प्रोडक्ट हम क्या ले रहे हैं, CO2, फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी, गैसियस स्टेट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। यस, कार्बन की अगर मैं बात करूं, कार्बन ग्रेफाइट है या डायमंड हो, चाहे वो ग्रेफाइट हो या डायमंड हो, प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, CO2 ही होगा। हाँ, ये किसका कंबशन कहलाएगा, डेल्टा H कंबशन ऑफ ग्रेफाइट। ये जो रिएक्शन मैंने यहां लिखी है, डेल्टा H रिएक्शन इक्वल्स टू डेल्टा H कंबशन ऑफ ग्रेफाइट। आप कार्बन डायमंड का भी कंबशन कर सकते हो इफ यू आर वेरी रिच, नहीं, CO2, तो यहां पर डेल्टा H रिएक्शन इक्वल्स टू, क्या इसको भी हम डेल्टा H कंबशन ऑफ डायमंड कहेंगे, नहीं, इसको आप डेल्टा, सॉरी कैसे, इट इज डेल्टा H रिएक्शन इक्वल्स टू डेल्टा H कंबशन ऑफ ग्रेफाइट, डायमंड। हाँ, यहां पर एक और पॉइंट मैं ऐड कर देता हूं, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के डेल्टा H को हम डेल्टा H कंबशन ऑफ ग्रेफाइट भी कह रहे हैं, और इस रिएक्शन के डेल्टा H को हम डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी कह सकते हैं, बिकॉज ये ग्रेफाइट से बन रहा है। लेकिन क्या इस रिएक्शन के फॉर्मेशन को भी हम डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CO2 कह सकते हैं, नहीं, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CO2 नहीं कह सकते हो, क्योंकि यहां पर कार्बन की जो रेफरेंस स्टेट है हमें पता है वो क्या है, ग्रेफाइट, डायमंड नहीं है, तो ये डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CO2 नहीं है। यानी एक ही रिएक्शन को, इस रिएक्शन को आप इस रिएक्शन के डेल्टा H को आप डेल्टा H कंबशन भी कह सकते हो, इस रिएक्शन के डेल्टा H को डेल्टा H फॉर्मेशन भी कह सकते हो। तो एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन है, उसके नाम आप रख रहे हो बेसिकली, ये सब डेल्टा H रिएक्शन है। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, बहुतों को ये लगता है कि कोई डेल्टा H कंबशन है तो वो डेल्टा H रिएक्शन नहीं है। डेल्टा H कंबशन भी किसी न किसी रिएक्शन का ही डेल्टा H है, वो भी किसी न किसी रिएक्शन का ही डेल्टा H है। तो ये याद रखना, डेल्टा H कंबशन, डेल्टा H फॉर्मेशन, ये कर क्या रहे हैं, रिएक्शन के डेल्टा H को अलग अलग तरह से डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन अब यहां पर प्रॉब्लम कहां थी वो बताता हूं। सल्फर का कंबशन, सल्फर की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये सल्फर है S प्लस O2, प्रोडक्ट क्या होगा, मैं यहां सल्फर लिख देता हूं समझ में किसी, SO2 या SO3, ऑक्सीजन एक्सेस में है, ऑक्सीजन एक्सेस में है, SO3 नहीं, इट इज SO2, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन की रिएक्शन जब होती है
सल्फर और ऑक्सीजन की रिएक्शन जो होती है उससे SO2 बनता है, SO3 ऐसे नहीं बनती, उसके लिए कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है। तो नॉर्मल जो कंडीशन पे प्रोडक्ट बनते हैं वही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आपको ये प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वो हमें पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल, N2+O2, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, यहाँ प्रोडक्ट क्या होगा, N2O5, NO2 या NO, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, या N2O, क्या कहते हो, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती नॉर्मल कंडीशन पर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं। जो कार और बाइक के एग्जॉस्ट पाइप होते हैं ना, उसमें से हम कहते हैं थोड़ा बहुत NO निकलता है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कुछ 1000 डिग्री सेल्सियस 1100 डिग्री सेल्सियस इतना पहुँच जाता है। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कोई रिएक्शन नहीं होती है। इसीलिए मैं आपको बता दूं, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है CH3NH2 और अगर हम इसका कंबशन कर रहे हैं तो इसके कंबशन के प्रोडक्ट क्या होंगे, इसके कंबशन के प्रोडक्ट क्या होंगे, तो CO2, हाइड्रोजन के लिए 5/2, H2O, लिक्विड या गैस वो आप डिसाइड कर लेना। बात आती नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, हाफ N2, नाइट्रोजन का कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, हाफ N2। तो अगेन हमें यहां पर कंबशन की रिएक्शन लिखना आना चाहिए। जनरली देखिए, कार्बन होता है जो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन जो होता है H2O में हो जाएगा, सल्फर के लिए मैंने बता दिया। अगर कोई और एलिमेंट है तो वहां पर प्रोडक्ट गिवन होंगे। अगर जहां कंफ्यूजन है वहां प्रोडक्ट गिवन होंगे, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है। ये कुछ कॉमन से केसेज है, उनमें याद रखिए, बाकी क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। जैसे एल्यूमिनियम की मैं बात करूं, एल्यूमिनियम का भी कंबशन हो सकता है, ऐसा नहीं। एल्यूमिनियम का अगर कंबशन हो रहा है तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, चलिए लिख लो चाहो, एल्यूमिनियम सॉलिड Al2O3, सॉरी सॉलिड, हाँ, लेकिन इसको बैलेंस करना होगा। इस रिएक्शन के डेल्टा H को हम क्या कहेंगे, डेल्टा H कंबशन ऑफ एल्यूमिनियम। और अब एल्यूमिनियम का कंबशन की हम बात करें तो इसका कोफिशिएंट 1 होगा, तो इधर क्या आ जाएगा, हाफ। ऑक्सीजन कितनी, इधर 3/2, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3/2। ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 3/4, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग है। प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, बैलेंसिंग आपको सही सही करनी है। इसी में मैं एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर देता हूं। हाइड्रोजन का जब कंबशन होता है H2 प्लस हाफ O2 कन्वर्टिंग इनटू H2O, फिजिकल स्टेट मैंने नहीं लिखी है, चाहो तो आप लिक्विड और गैस कुछ भी डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। हाँ, इस रिएक्शन के डेल्टा H को हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा H, इस रिएक्शन के डेल्टा H को हम कह सकते हैं डेल्टा H कंबशन ऑफ H2 और डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2। जो भी बन रहा होगा ज्यादातर वो लिक्विड में ही होता है, तो ज्यादातर, बाकी अभी मैं स्टेट नहीं लिख रहा हूं, बट हाँ, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2O। यस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपको लग रहा है कि आपको कंबशन का डेटा गिवन होना चाहिए, बट आपको फॉर्मेशन ऑफ H2O का डेटा गिवन है। तो याद रखिए, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2O और डेल्टा H कंबशन ऑफ H2 में कोई डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली डेल्टा H कंबशन ऑफ ग्रेफाइट और डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी सेम है। तो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन लिखना आना चाहिए। और यहीं पर एक और पॉइंट है, किसी के भी कंबशन के प्रोडक्ट का फर्दर कोई कंबशन नहीं हो सकता। यानी डेल्टा H कंबशन ऑफ CO2, अगर आप मुझसे पूछो CO2 का डेल्टा H कंबशन, क्या CO2 की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी, नहीं होगी। डेल्टा H कंबशन ऑफ O2, डेल्टा H कंबशन ऑफ O2 0, डेल्टा H कंबशन ऑफ Al2O3
0, क्योंकि ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो कंबशन के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका डेल्टा एच कंबशन जो है वो 0 होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई डेल्टा एच कंबशन क्या होता है वो मैंने बताया। अब हम आ जाते हैं इसके एप्लीकेशन पार्ट पर कि इसका एप्लीकेशन क्या है। तो हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन ऑफ डेल्टा एच कंबशन। First one, to determine delta H reaction. To determine delta H reaction, फिर से वही रिएक्शन मैं ले रहा हूं CH4 plus C2H4 converting into C3H8, converting into C3H8। ये कोई केमिकल रिएक्शन है, इसका हमें डेल्टा एच रिएक्शन फाइंड आउट करना है। लेकिन इस बार हमें इसके डेल्टा एच फॉर्मेशन के डेटा नहीं गिवन है, हमें इस बार इनके डेल्टा एच कंबशन के डेटा गिवन है। मतलब आपको इसका डेल्टा एच कंबशन ऑफ CH4 दे रखा है, ये डेटा दे रखा है। आपको डेल्टा एच कंबशन ऑफ C2H4 दे रखा है, डेल्टा एच कंबशन ऑफ C3H8 दे रखा है। ये तीनों डेटा आपको दे रखे हैं। एक तरीका तो फिर से यहां पर वही है कि तीनों के कंबशन की रिएक्शन लिखो, तीनों के कंबशन की रिएक्शन लिखो और उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। ये रिएक्शन आ जाएगी, ये रिएक्शन आ जाएगी, तो साथ में इसका डेल्टा एच भी आ जाएगा। लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि अच्छा खासा टाइम लगता है। तीनों रिएक्शन लिखो, उन्हें बैलेंस करो, फिर चेक करो किसको डिवाइड, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, किसको ऐड करना, हो सकता है किसी को मल्टीप्लाई भी करना पड़े, तो ये लेंदी प्रोसेस है। दूसरा तरीका क्या है वो मैं अब आपको बता रहा हूं। तो अगर मुझे CH4 का कंबशन का डेटा दे रखा है, मतलब जब CH4 किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 + 2H2। अभी मैं रूम टेम्परेचर ही मान रहा हूं तो यहां पर लिक्विड लिख रहा हूं। मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा एच पता है, जिसे मैं लिख देता हूं डेल्टा H1, डेल्टा H1, डेल्टा H2 और डेल्टा H3। ठीक है, हमें C2H4 का भी कंबशन का डेटा पता है, तो ट्वाइस CO2 + 2H2 डेल्टा H2, ये डेटा भी पता है। और हमें C3H8 का डेल्टा एच कंबशन भी पता है। और क्या लगता है C3H8 के कंबशन से भी प्रोडक्ट यही बनेंगे? यस, बिकॉज जितने भी कार्बन एटम लेफ्ट में है वो भी सब CO2 में कन्वर्ट होंगे, राइट में जो है वो भी CO2 में कन्वर्ट होंगे। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के कंबशन के प्रोडक्ट्स कभी अलग अलग नहीं हो सकते। तो इनके कंबशन के प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स के कंबशन के प्रोडक्ट सेम होंगे। साइकिल कंप्लीट हो गया। हमें डेल्टा H1 पता है, डेल्टा H2 पता है, डेल्टा H3 पता है। निकालना क्या है, डेल्टा H रिएक्शन। फिर से वही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक बार चलिए फिर से डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्लास में भी हुआ था। क्या लगता है इसको किस तरफ रोटेट करूं? इधर, ऑब्वियसली इधर ही करना पड़ेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। इसको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड में एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दोनों ऐड होंगे, ये ऊपर या नीचे, नीचे, ये भी नीचे और ये भी नीचे, यानी डेल्टा H1 + डेल्टा H2 इक्वल्स टू डेल्टा H रिएक्शन + डेल्टा H3। और डेल्टा H रिएक्शन इक्वल्स टू डेल्टा H1 + डेल्टा H2। ये किसके कंबशन का डेटा है? डेल्टा H कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा H समेशन ऑफ डेल्टा H कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। यस, उसी तरह का फॉर्मूला आया जैसा फॉर्मेशन का था, लेकिन एक डिफरेंस है, वहां प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था, यहाँ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट आया। और होना ही था बिकॉज वहां पर ये जो एरो थे ना, ये ऊपर की तरफ थे तीनों,
यहाँ पर ये एरो तीनों नीचे की तरफ आ गए, इसीलिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की जगह यहाँ पर क्या हो गया, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। और मैं बता दूं यही बहुतों के लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन है इस चैप्टर में, बहुतों के लिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, भूल जाते हैं कि रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करें या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करें। और आंसर में ज़्यादा चेंज नहीं आता, आंसर में क्या आता है, प्लस की जगह माइनस हो जाता है, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा बट प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर इस पर क्वेश्चन आएगा जेई में तो वही ऑप्शन प्लस साइन के साथ भी होगा और वही माइनस साइन के साथ भी होगा, हुआ ऐसा पहले भी हुआ है, वही ऑप्शन प्लस साइन के साथ भी होगा, वही ऑप्शन माइनस साइन के साथ। इवन अभी आप शीट सॉल्व करोगे तब भी आपके साथ यही होगा। होता है क्या, शीट सॉल्व करते वक्त हम क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, आंसर देखते हैं पीछे और देखते हैं नहीं यार साइन बदल गया, तो हम कुछ नहीं करते, सोच ये नहीं देखते कि कहाँ क्यों गलत हुआ, हम क्या करते हैं, अच्छा है उल्टा करना होगा, जो भी पहले किया नहीं पता लेकिन हम उसको उल्टा कर देते हैं और आंसर आ गया, चलिए नेक्स्ट टाइम फिर क्वेश्चन करते हैं, वहां पर भी यही हो जाता है, यानी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, शीट पूरी सॉल्व हो जाती है और हमें ये नहीं पता चलता कि क्या मिस्टेक हम कर रहे हैं, जबकि है बड़ा सिंपल सा, वो फॉर्मेशन का डेटा है, ये कंबशन का डेटा है। हाँ, इसी रिएक्शन का डेल्टा एच में निकाल रहा हूं, ये रिएक्शन ना तो कंबशन की है ना ये फॉर्मेशन की है, इस रिएक्शन से मतलब नहीं है, ये डेल्टा एच सिंपली डेल्टा एच है। डेल्टा एच रिएक्शन यहां क्या पुट कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, यहां क्या पुट कर रहे हो, यहां अगर ये डेटा जो आप पुट कर रहे हो वो कंबशन के है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा, और यहां पर जो डेटा आप पुट कर रहे हो अगर वो फॉर्मेशन के है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा, ये डिफरेंस है। यानी यहां वैल्यूज क्या पुट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है, इस रिएक्शन से मतलब नहीं है, ये तो ना कंबशन की ना फॉर्मेशन की, इस रिएक्शन का डेल्टा एच आप दोनों तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, आपके पास कंबशन के डेटा है तब भी कर सकते हो, फॉर्मेशन के डेटा है तब भी कर सकते हो, कंबशन के डेटा है तो हम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर देंगे, फॉर्मेशन के डेटा है तो हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर, राइट। तो यहां पर ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला यहां पर आया है, अगेन सिंपल सा, हाँ यही इसका डेरिवेशन है, एरो बनाकर ही आप इसे डिराइव करो। और भाई दी किसी को लग रहा है कंफ्यूजन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फॉर्मूला मत यूज करो, एरो बना के सॉल्व कर दो, क्वेश्चन तो तब भी हो जाएंगे, बट अगेन इसमें टाइम लगता है, ये थोड़ा फास्ट है, तो आई थिंक प्रैक्टिस करो, आसानी से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसी पर बेस्ड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये जो कंफ्यूजन होता है उसको अवॉइड करने के लिए ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन लिखिए, फाइन डेल्टा एच कंबशन ऑफ CH4 दे रखा है, CH4 का डेल्टा एच कंबशन दे रखा है, H2O का पीक और H2O लिक्विड और HCO2 का डेल्टा एच फॉर्मेशन का डेटा आपको दे रखा है, निकालना क्या है, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CH4। करिए देखें, 2 मिनट का टाइम है, सोचो कैसे करना है फिर मैं आपको बताऊंगा, यू हैव 2 मिनट्स।
दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, दो तरीके से कैसे कर सकते हैं अब वो मैं आपको बता रहा हूं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक तरीका तो ये है यहां पर कि हमें इसका CH4 का कंबशन का डेटा दे रखा है, तो आप क्या करो CH4 के कंबशन की रिएक्शन लिख लो, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले भी लिखी थी। CH4 + 2O2 कन्वर्टिंग इनटू CO2। टेम्परेचर नहीं दे रखा है तो मैं रूम टेम्परेचर मान रहा हूं H2O लिक्विड। इस रिएक्शन का हमें डेल्टा H पता है। इस रिएक्शन का डेल्टा H मैं यहां लिख देता हूं। इस रिएक्शन का डेल्टा H, इसे मैं डेल्टा H रिएक्शन लिख रहा हूं क्योंकि ये भी एक रिएक्शन है। हाँ, ये कंबशन की रिएक्शन है तो इस रिएक्शन के डेल्टा H को आप डेल्टा H रिएक्शन भी कह सकते हो और इसे डेल्टा H कंबशन ऑफ CH4 भी हम कह सकते हैं। तो यहां पर ये डेटा कितना दे रखा है -1000 किलो जूल पर। अब हमें क्या करना है, हमें इसका फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। हमें इसका डेल्टा H फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। हमारे पास एक फॉर्मूला डेल्टा H रिएक्शन इक्वल्स टू डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट। हमें ये डेल्टा H, इस रिएक्शन का डेल्टा H रिएक्शन पता है, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इसका और इसका डेल्टा H फॉर्मेशन भी पता है, इसका और इसका डेल्टा H फॉर्मेशन भी पता है। डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इसका तो निकालना है और इसका डेल्टा H फॉर्मेशन क्या होगा जी, 0 एलिमेंट जो कि अपनी रेफरेंस स्टेट में, तो इसका डेल्टा H फॉर्मेशन 0। तो ये वैल्यू कितनी है 1000, ये वैल्यू कितनी है 1000। डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CO2 एक बार चलिए मैं लिख देता हूं, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CO2 इंटू 2 टाइम्स डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड माइनस डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CH4 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा -325। 2 टाइम्स डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड, सॉरी गलत लिख दिया, ये तो है 300। डेटा ऐसे ही है, ये सही डेटा नहीं है। 2 टाइम्स कर दिया तो ये कितना आ गया 650। 2 टाइम्स कर दिया माइनस डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CH4 और माइनस डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन 0। सॉल्व कर लो तो डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CH4 इधर आ जाएगा, ये प्लस इधर आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 950 माइनस में ये प्लस में, तो 50 किलो। ऐसे ही किया आप लोगों ने सब ने? नहीं, एक और तरीका भी है। एक और तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं। बहुत बार क्या होता है, जैसे यहां पर तो मुझे ये डेटा गिवन था, जिस किसी रिएक्शन का डेल्टा H गिवन है वो रिएक्शन लिख लो, जिस किसी रिएक्शन का डेल्टा H गिवन है वो लिख लो, या दूसरा तरीका जिस रिएक्शन का डेल्टा H फाइंड आउट करना है वही रिएक्शन लिखो। जिस रिएक्शन का डेल्टा H फाइंड आउट करना है वही रिएक्शन लिखो। जैसे आपको CH4 का फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, CH4 का फॉर्मेशन क्या होगा, कार्बन ग्रेफाइट प्लस 2H2 कन्वर्टिंग इनटू CH4, कन्वर्टिंग इनटू CH4। इस रिएक्शन का हमें डेल्टा H फाइंड आउट करना है, राइट। अब हमें इस रिएक्शन का डेल्टा H निकालना है, तो डेल्टा H फॉर्मेशन या फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। अब फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। तो हमारे पास इसका कंबशन का डेटा तो है, इसका कंबशन है। अगर हमें इन दोनों का डेल्टा H कंबशन पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। क्या हमें इन दोनों का डेल्टा H कंबशन पता है? ऐसा तो दिख रहा नहीं पता, बट जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2O भी है और ये डेल्टा H कंबशन ऑफ H2 भी है, आया ना। और ये डेल्टा H कंबशन ऑफ ग्रेफाइट भी है। तो हमें डेल्टा H कंबशन ऑफ H2 पता है, डेल्टा H कंबशन ऑफ ग्रेफाइट पता है और डेल्टा H कंबशन ऑफ CH4 पता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन ही है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर इस डेटा को आप डेल्टा H फॉर्मेशन भी बोल पा रहे हो और इस डेटा को डेल्टा H कंबशन भी बोल पा रहे हो। यानी ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया ये एक ऐसा यूनिक क्वेश्चन है जिस पर कंबशन वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और फॉर्मेशन वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अब यहां पर अब मैं जो डेटा पुट कर रहा हूं वो कंबशन के पुट कर रहा हूं। अब मैं जो डेटा यहां पुट कर रहा हूं वो कंबशन के पुट कर रहा हूं, इसीलिए यहां पर मैं क्या करूंगा,
डेल्टा एच कंबशन के डेटा, इसीलिए रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। डेल्टा एच कंबशन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट डेल्टा एच कंबशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट साइड में क्या है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का कंबशन -300 माइनस 2H2 यानी 650 माइनस डेल्टा एच कंबशन ऑफ प्रोडक्ट -1000 +50, वही आंसर है। ये रिएक्शन कंफ्यूजन का होता सर, ये तो फॉर्मेशन की रिएक्शन, ये रिएक्शन फॉर्मेशन की हो, कंबशन की हो या दोनों की ना हो, हमें उससे मतलब नहीं है। यहां वैल्यूज क्या पुट कर रहे हो, यहां वैल्यूज क्या पुट कर रहे हो, इवन वैल्यूज पुट करने से पहले लिख लिया करो। यहां अगर कंबशन का डेटा देखो, या तो सारे कंबशन के होंगे या सारे यहां फॉर्मेशन टर्म होगी, ऐसा कभी नहीं होगा मिक्स होगा, या तो सारा कंबशन या सारा फॉर्मेशन। अगर यहाँ कंबशन लिखा हुआ है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, अगर यहाँ फॉर्मेशन लिखा हुआ है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होना चाहिए। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्पेशली इसलिए मैं अच्छा बोलता हूं क्योंकि एक ही क्वेश्चन में मैं आपको दोनों फॉर्मूले लगा के दिखा पा रहा हूं। कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि एक ही क्वेश्चन दो तरह से कराऊं, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें क्या होता है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, हो सकता है कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन खैर वहां पे भी होता है बट कम हो सकता है, बट इससे आपका वो कंफ्यूजन परमानेंटली खत्म हो जाएगा। गॉट इट, प्रैक्टिस करना, और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो कंबशन के लिए मैंने आपको बताया डेल्टा एच कम यानी क्या यूज है, वो हमने यहां पर इसका चेक किया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन पर आते हैं, सेकंड एप्लीकेशन पर, जो हमने डेल्टा एच फॉर्मेशन के केस में भी किया था, टू डिटरमाइन टू कंपेयर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ आइस, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी फिर से ब्रैकेट में लिख देता हूं, एनर्जी ऑफ आइसोमर्स एंड एलोट्रोप्स। आइसोमर्स एंड एलोट्रोप्स, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं सिंपल सा, ग्रेफाइट और डेल्टा एच कंबशन ऑफ डायमंड। हो सकता है बुक्स में बहुत जगह आपको या शीट में भी नोट का साइन लिखे, नोट का साइन अगर लगा हुआ है इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डेल्टा एच कंबशन है, मतलब जो भी गैसेज है उनका प्रेशर 1 बार है, तो उससे हमारे में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर डेल्टा सब स्टैंडर्ड के डेटा है तो यहाँ पे भी नोट आएगा, यहाँ पे भी नोट आएगा, यहाँ पे भी नोट आएगा, तो वो सारे डेटा सेम कंडीशन के होने चाहिए, वही लॉजिक है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर लिखा हो या ना लिखा हो डजेंट मैटर। अभी मैं आपको ये डेटा दे रहा हूँ, -393.1 किलो जूल पर मोल, ये एग्जैक्ट डेटा है, -395 किलो जूल पर मोल। ये डेल्टा एच कंबशन का डेटा दे रखा है और हमें बताना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। वैसे तो हमें आंसर ऑलरेडी पता है, हमें पता है ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल, ग्रेफाइट की एनर्जी कम होती है, डायमंड की एनर्जी ज्यादा होती है, बट इसी चीज को अब हमें डेल्टा एच कंबशन से प्रूव करना है। डेल्टा एच कंबशन से हमें इसी को प्रूव करना है। वो कैसे करें, तो यहां पर या तो मैं एक स्टेटमेंट लिखवा दूं जिसको हम याद रख सकते हैं, बट उस स्टेटमेंट में कंफ्यूजन होता है। स्टेटमेंट जैसे डेल्टा एच फॉर्मेशन का भी एक स्टेटमेंट है, यहां पर भी एक स्टेटमेंट है, तो वो मिक्स हो जाते हैं। अब यहां पर कैसे सोचें हम, वो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। ग्रेफाइट और डायमंड का जब कंबशन हो रहा है, इनमें से हम देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स कॉमन है और कहां डिफरेंस है, डिफरेंस कहां पर है और कौन सी स्टेप्स कॉमन है वो देखते हैं। इन द सेंस कॉमन का मतलब, जैसे यहां पर भी क्या होगा, अगर ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो पहले ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, यहां पर भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा,
ये तो दोनों में सेम है, यहाँ पर भी 1 मोल ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 1 मोल ऑक्सीजन, तो जितनी एनर्जी ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ने में यहाँ देनी पड़ेगी उतनी ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ने में यहाँ देनी पड़ेगी, राइट। यहां पर हमें किसको तोड़ना पड़ रहा है, ग्रेफाइट को, यहां पर किसको तोड़ना पड़ रहा है, डायमंड को, बिकॉज अगर CO2 बनाना तो यहां से सारे कार्बन एटम्स को अलग अलग करना होगा, यहां पर भी सारे कार्बन एटम को अलग करना होगा, और यहां बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम नहीं है, तो यहां पर एनर्जी अलग देनी होगी, यहां पर एनर्जी अलग देनी होगी, इसके बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी दोनों जगह इक्वल देनी होगी। अब जब यहां पर सारे बॉन्ड्स टूट गए तो अब क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बनाएगी, CO2। बॉन्ड बनने पर एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड जब बनता है एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड को जब हम तोड़ते हैं तो ऑब्वियसली तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तो यहां पर जितनी एनर्जी रिलीज होगी यहां पर भी उतनी एनर्जी रिलीज होगी, बिकॉज एक बार कार्बन एटम टूट गया तो क्या आप बता सकते हो, नहीं सर ये वाला कार्बन एटम ग्रेफाइट से आया और ये डायमंड से आया क्योंकि ये ज्यादा शाइन कर रहा कार्बन एटम, ऐसा होगा क्या, एक बार टूट गए तो सारे कार्बन एटम एक जैसे ही होंगे, तो यहां पर जब CO बॉन्ड बनेगा तो यहां पर भी उतनी एनर्जी रिलीज होगी, यहां पर भी उतनी होगी, यानी डिफरेंस कहां पर आ रहा है, यहां पर। और ओवरऑल हमें दिख रहा है कि एनर्जी तो रिलीज हो रही है, ओवरऑल एनर्जी तो रिलीज हो रही है, इसका मतलब ये तो कंफर्म है यहां और यहां जब बॉन्ड बन रहे हैं तो उसमें अच्छी खासी एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी जितनी हम यहां पहले दे रहे हैं उससे ज्यादा रिलीज हो रही है, यहां पर भी ज्यादा रिलीज हो रही है, यहां पर भी टोटल में तो ज्यादा रिलीज हो रही है, लेकिन दोनों को कंपेयर करें, माइनस साइन ये बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, अब बताओ कहां ज्यादा रिलीज हो रही है, तो कह सकते हो डायमंड के केस में एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, डायमंड के केस में एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि डायमंड के केस में यहां पर जो आपने एनर्जी दी है वो कम दी है, मतलब डायमंड को तोड़ने में कम एनर्जी देनी पड़ रही है, ग्रेफाइट को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, ग्रेफाइट को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, मतलब ऑब्वियसली बात है वो ज्यादा स्टेबल है या उसके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो यस ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल। थोड़ा हो सकता है आपको अजीब लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो सर डायमंड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी नहीं पड़ती होगी, नहीं, डायमंड के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, जबकि ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है, s करेक्टर उसका ज्यादा है, उसका बॉन्ड sp2 बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि यस इसको तोड़ने में कम एनर्जी देनी पड़ रही है, इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल है। बट कह सकते हो सर ठीक है कुछ हो तो गया, बट बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। अब इसको मैं या तो ऐसे समझा सकता हूं, एक फैक्ट लिख सकते हो आप, जिसका डेल्टा एच कंबशन, जिसमें ज्यादा हीट इवॉल्व होगी, जिसमें ज्यादा हीट इवॉल्व होगी मतलब उसको तोड़ने में कम एनर्जी देनी पड़ रही है, उसको तोड़ने में कम एनर्जी देनी पड़ रही है, यानी वो कम स्टेबल है, यानी स्टेटमेंट लिखिए, सब्सटेंस हैविंग मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच कंबशन substance having more negative value of delta H combustion will be less stable. More negative value of delta H combustion will be more stable. More negative value of delta H combustion will be less stable. लेकिन कह सकते हो कि स्टेटमेंट्स देखो कंफ्यूजिंग है, इसका मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। हाँ ये स्टेटमेंट तो खैर आप याद रखो, बट फिर भी एक तरीका और बता रहा हूँ जिससे आसानी से कंफ्यूजन नहीं, यानी आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या है वो तरीका, एनर्जी लेवल डायग्राम हम बनाते हैं, यहां पर एनर्जी है, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, ग्रेफाइट और डायमंड की रिएक्शन से CO2 बन रहा है, यहां पे भी CO2, यहां पे भी CO2, तो और जब प्रोडक्ट बन रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब ये CO2 की एनर्जी है और रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसीलिए प्रोडक्ट को मैंने नीचे बनाया, रिएक्टेंट को ऊपर बनाया।
अब रिएक्टेंट अलग अलग है, रिएक्टेंट एक जगह ग्रेफाइट है, दूसरी जगह डायमंड है। अब हमें ये देखना है कि ग्रेफाइट कहाँ है और डायमंड कहाँ है, ये मैंने अभी नहीं लिखा है, ग्रेफाइट कहाँ है और डायमंड कहाँ है, ये अब हमें डिसाइड करना है। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां से तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, यहां जो भी है उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, यहां जो भी है उससे कम एनर्जी रिलीज हो रही है। साफ साफ दिख रहा है किससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, डायमंड से। तो यहां आप क्या लिख दोगे, डायमंड, और यहां क्या लिख देंगे हम, ग्रेफाइट। यहां हम क्या लिख देंगे, ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट, राइट। तो यहां पर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, यहां कम एनर्जी रिलीज हो रही है, -395 393.1। अब एनर्जी लेवल पर देखो, डायमंड ऊपर है, ग्रेफाइट नीचे, जो नीचे है एनर्जी लेवल पर वो ज्यादा स्टेबल, जो ऊपर है वो कम स्टेबल। यहां पर क्यों एलोट्रॉप्स और आइसोमर्स की हम बात करते हैं, क्योंकि एलोट्रॉप्स और आइसोमर्स के जो कंबशन के प्रोडक्ट होंगे वो सेम होंगे। दोनों का कंबशन का प्रोडक्ट सेम है तभी कंपेयर कर पाओगे, अगर प्रोडक्ट ही अलग अलग है तो फिर हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, फिर हम कंपेयर नहीं कर सकते। इसीलिए या तो आइसोमर्स होने चाहिए या एलोट्रॉप्स होने चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? इनफैक्ट लास्ट क्लास में एक फॉर्मेशन का भी मैंने एग्जांपल दिया था, सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन, सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन। सिस में भी एनर्जी रिलीज हो रही थी, ट्रांस में भी हो रही थी, लेकिन ट्रांस में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी। वहां पर हमने कहा था ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, लेकिन अब मैं उसको एनर्जी लेवल डायग्राम से आसानी से समझा सकता हूं। कैसे? वहां पर अब फॉर्मेशन का डेटा था, यानी फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन सिस हो या ट्रांस हो, दोनों को फॉर्म करने के लिए जो रिएक्टेंट्स होंगे वो तो सेम होंगे। और रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो अलग अलग है, प्रोडक्ट सेम नहीं, रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट अलग अलग है। यानी एक जगह प्रोडक्ट कुछ और बन रहा है, दूसरी जगह कुछ और बन रहा है, एक जगह सिस, दूसरी जगह ट्रांस। हाँ, सिंस एनर्जी रिलीज हो रही इसीलिए मैंने यहां से नीचे एरो बनाया, यही एनर्जी कंज्यूम हो रही होती तो एरो ऊपर मर जाते, एनर्जी रिलीज हो रही है इसीलिए नीचे आ गए। अब हमें ये देखना है कि ये तो रिएक्टेंट हो गए जो कि दोनों के कॉमन है, प्रोडक्ट सिस और ट्रांस। यहां पर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, लास्ट क्लास का डेटा देखना ना, ट्रांस में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही तो मैंने यहां पर ट्रांस लिख दिया, यहां पर कम एनर्जी रिलीज हो रही सिस लिख दिया। अब एनर्जी लेवल पर सिस ऊपर है, ट्रांस नीचे है, तो ट्रांस क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल, ट्रांस जो है वो ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो ये एक इसका और एप्लीकेशन है, छोटा सा एप्लीकेशन है बट याद रखिए, इसी का एक और एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। कैलोरीफिक वैल्यू, ये क्या होती? कैलोरीफिक वैल्यू लिखिए डेफिनेशन, heat evolved when 1 gram substance is burnt with, when 1 gram substance is burnt with excess oxygen, 1 gram substance is burnt with excess oxygen। यानी डिफरेंस कहाँ आया, वहां 1 मोल था, यहाँ 1 ग्राम है, यानी ये डेटा पर ग्राम डिफाइन होता है, जबकि एंथैल्पी ऑफ कंबशन हम पर मोल डिफाइन करते हैं। लेकिन डेफिनेशन को अगर आप ढंग से सोचो देखोगे, एक और डिफरेंस दिख रहा है, एक और डिफरेंस क्या दिख रहा है, सोचो आप। पहले मैं बता दूं, हाँ, ये कंबशन का डेटा जनरली पर मोल होता है, पर मोल। जैसे कार्बन के लिए बात करूंगा तो 12 ग्राम कार्बन का, 12 ग्राम कार्बन के लिए, CH4 के लिए बात करेंगे तो 16 ग्राम के लिए। तो सोचो पर मोल का जो डेटा है, पर मोल यानी 12 ग्राम, तो 1 ग्राम से जो हीट इवोल्व होगी वो तो कम ही होगी। तो अगर मुझे पर ग्राम का डेटा चाहिए तो पर मोल के डेटा को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास से। m इज मॉलिक्यूलर मास। ये पर ग्राम का डेटा आ गया, क्या इसे कैलोरीफिक वैल्यू कह दें? नहीं कह सकते, इसके आगे और कौन सा साइन लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। क्यों?
क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है, हीट इवॉल्व, हीट इवॉल्व। अगर हीट इवॉल्व हो रही तो कैलोरीफिक वैल्यू पॉजिटिव बोलोगे, जबकि डेल्टा एच कंबशन हीट इवॉल्व हो रही तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव होता है। तो ये डिफरेंस है, यानी यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो प्लस साइन में होती है, डेल्टा एच कंबशन माइनस साइन में होता है। तो माइनस लगा दो या मोड लगा दो, दोनों में से एक चीज आप कर सकते हो, राइट। तो कुछ नहीं, कैलोरीफिक वैल्यू एक टर्म है जो कि पर ग्राम हम डिफाइन करते हैं जब, और डेल्टा एच कंबशन पर मोल डिफाइन करते हैं। इसका यूज क्या है तो मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा तो नहीं बट फिर भी जितने भी फ्यूल्स हम यूज करते हैं ना डेली लाइफ में, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी, ये जितने भी फ्यूल्स हम यूज करते हैं, बहुत बार इनकी यूं कह दो कि रेटिंग जो की जाती है वो इनकी कैलोरीफिक वैल्यू के बेसिस पे की जाती है, कि किसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है, किसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, वो ज्यादा अच्छा फ्यूल माना जाता है, क्योंकि पर ग्राम हमें उससे ज्यादा हीट मिल रही है, पर ग्राम ज्यादा हीट मिल रही है, यूं कह सकते हो आप एक तरह से। पता है किसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी, बहुत सारे फ्यूल्स हैं डेली। यस, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज हाईएस्ट। हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल, डीजल से भी ज्यादा होती है। तो नोट डाउन स्टेटमेंट आप लिखिए, calorific value of hydrogen is highest among all conventional fuels, यहाँ कन्वेंशनल से क्या मतलब आ गया, तो कन्वेंशनल वर्ड इसलिए मैंने ऐड किया यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हम न्यूक्लियर फ्यूल की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो 1 ग्राम यूरेनियम से पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, तो उनको यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है, इसलिए कन्वेंशनल वर्ड डाला है। तो ये स्टेटमेंट एक तो याद रखिए, हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, डेल्टा एच कंबशन दे रखा तो कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी तो हम डेल्टा एच कंबशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्दर अमंग हाइड्रोकार्बन हम कैलोरीफिक वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे C2H2, C2H4 और C2H6। अगर इन तीनों में कोई डेटा आपको नहीं दे रखा है, अगर मुझे डेटा दे रखा होता कि इसका डेल्टा एच कंबशन ये है, इसका डेल्टा एच कंबशन ये, इसका डेल्टा एच कंबशन है, तब तो बड़े आसानी से हम उनकी कैलोरीफिक वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन हमें इनका कोई डेटा नहीं गिवन है, इनका डेल्टा एच कंबशन का और कैलोरीफिक वैल्यू का डेटा नहीं गिवन है, फिर भी हम इनकी कैलोरीफिक वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। और उसका लॉजिक बड़ा सिंपल है, जिसमें परसेंटेज हाइड्रोजन ज्यादा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा। ये हाइड्रोकार्बन में बात हो रही है और किसी में नहीं, ऐसा नहीं इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन एलिमेंट है तब भी हम कह रहे हैं नहीं। तो एज परसेंटेज हाइड्रोजन इंक्रीजेस कैलोरीफिक वैल्यू ऑल्सो इंक्रीजेस। और परसेंटेज हाइड्रोजन सबसे ज्यादा किसमें है, यहाँ 2 कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 कार्बन पर 4, यहाँ 2 कार्बन पर 6, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में परसेंटेज हाइड्रोजन बढ़ रही है, तो इसी डायरेक्शन में कैलोरीफिक वैल्यू भी बढ़ेगी। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ C2H6 इज ग्रेटर देन C2H4 इज ग्रेटर देन C2H2। ठीक है, देन ये पार्ट हुआ कंबशन का, डेल्टा एच कंबशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे वो मैंने बताया। यहीं पर एक छोटा सा पार्ट और ले लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा एच कंबशन। डेल्टा एच कंबशन को हम एक्सपेरिमेंटली कैसे फाइंड आउट करते हैं वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक फैक्ट में बता दूं, कह सकते हो जितने भी ये डेल्टा एच है ये ज्यादातर हम किससे फाइंड आउट करते हैं, कैलोरीमीटर से ही।
तो यहाँ पर डेल्टा एच कंबशन भी हम कैलोरीमीटर से ही फाइंड आउट करेंगे, और एक पर्टिकुलर कैलोरीमीटर हम यहाँ पर यूज करते हैं जिसे बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। यस, ये इसका नाम है, बॉम्ब कैलोरीमीटर। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं कि जिससे हम इसका कुछ नाम रखें। सारे कैलोरीमीटर मुझे लगता है इसी तरह के होते हैं, फिर भी याद रखो बॉम्ब कैलोरीमीटर। क्या होता है इसके अंदर? एक जनरली कॉपर का कंटेनर होता है जिसके अंदर जिस सब्सटेंस का आपको डेल्टा एच कंबशन फाइंड आउट करना, लेट से CH4 का ही करना है, तो CH4 की कुछ क्वांटिटी डाल दो, कोई जरूरी नहीं 1 मोल, 0.1 मोल भी डाल सकते हो, इससे कम भी डाल सकते हो और इससे ज्यादा भी डाल सकते हो। साथ में इसके क्या मिक्स कर दो? एक्सेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिक्स कर दो, और इसको एक बड़े से वाटर टैंक में हम डाल देते हैं, और इस वाटर टैंक में टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम क्या लगा देते हैं? थर्मोमीटर। इसमें हम क्या लगा देते हैं? थर्मोमीटर, जो कि हमें टेम्परेचर बता देगा। या और कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आप टेम्परेचर मेजर कर सको। अब होगा क्या, यहाँ CH4 है, ऑक्सीजन आपने डाल दी, रिएक्शन होगी, ये कंटेनर पैक है चारों तरफ से, रिएक्शन होगी तो हीट इवॉल्व होगी, हीट इवॉल्व होगी तो वो बाहर की तरफ मूव करेगी और इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, पानी का टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज होगा। थर्मोमीटर से आप ये फाइंड आउट कर लीजिए कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है। टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है वो हम एक्सपेरिमेंटली यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है? चेंज इन टेम्परेचर की सराउंडिंग है, वाटर का टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है। क्या इस डेल्टा टी से हम कितनी हीट इवॉल्व हुई है ये फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, कैलोरीमीटर में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है? Q इक्वल्स टू NC डेल्टा टी या MS डेल्टा टी, जो भी फॉर्मूला आप बोलते हो। अब यहाँ पर हीट कौन कौन एब्जॉर्ब करेगा? अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो हम ये कहते हैं कि एक तो ये कंटेनर हीट एब्जॉर्ब करेगा, और दूसरा हम मानते हैं ये पानी। ये दो सब्सटेंस मेनली हीट एब्जॉर्ब करेंगे, बाकी हम माने कि और कहीं हीट का जो लॉस हो रहा है वो बहुत कम है। मेनली हीट ये कंटेनर और वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो यहां पर फॉर्मूला जो हम लिखते हैं MS फॉर वाटर प्लस M इंटू S फॉर कंटेनर इंटू डेल्टा टी, जहां पर M मास है और S स्पेसिफिक हीट है। M मास है और S स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा टी। ये वाटर का मास, वाटर की स्पेसिफिक हीट, जो कि आप कह सकते हो, आई थिंक आप सबको पता है, पता है नहीं पता है? कितनी? 1 कैलोरी पर ग्राम होता है। यहां पर ये मास ऑफ कंटेनर है और ये स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर। तो ये डेटा क्वेश्चन में गिवन होंगे, डेल्टा टी गिवन होगा, क्यू निकाल सकते हो। अभी मैं इसका मोड लगा रहा हूं, अभी मैं मोड लगा रहा हूं, समझ में आ जाएगा क्यों। अच्छा, S स्पेसिफिक हीट है, लेकिन M इंटू एस क्या होता है? M इंटू एस क्या होता है? ये हीट कैपेसिटी होती है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको स्पेसिफिक हीट दे रखी हो, हाँ स्पेसिफिक हीट गिवन होगी तो मास भी गिवन होगा, बट बहुत बार हमें क्या होता है, डायरेक्ट हीट कैपेसिटी दे दी जाती है। हीट कैपेसिटी अगर गिवन है तो फिर उसे मास से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं। स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या होती है? जूल पर ग्राम पर केल्विन। ये मास से मल्टीप्लाई होगा, बट हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होती है? जूल पर केल्विन। इसको मास से मल्टीप्लाई नहीं करते। इनफैक्ट ये हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये हीट कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, बहुत बार ऐसा होता है कि ये पूरा सिस्टम हो गया एक तरह से, और इसी की आपको हीट कैपेसिटी गिवन है। अगर पूरे सिस्टम की हीट कैपेसिटी गिवन है फिर तो कुछ करना ही नहीं है। दिस इज हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, इसको केवल किससे मल्टीप्लाई कर दो? डेल्टा टी से। यही कंफ्यूजन होता है। होता क्या एग्जाम में, कभी स्पेसिफिक हीट दे दी जाती है, कभी हीट कैपेसिटी दे दी जाती है, कभी पूरे सिस्टम की हीट कैपेसिटी दे दी जाती है, हमें समझ में ही नहीं आता डेटा क्या। हो सकता है क्वेश्चन में मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी हो तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, यूनिट्स है, बेसिकली यूनिट्स है। जनरली क्या होता है, 3 टर्म्स यूज होती है, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, और एक और कौन सी होती है? मोलर हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी जूल पर केल्विन, स्पेसिफिक हीट जूल पर ग्राम पर केल्विन, और मोलर हीट कैपेसिटी में क्या हो जाएगा? जूल पर मोल पर केल्विन। इतना ही डिफरेंस होता है। तो यहां पर इससे आप क्यू निकाल सकते हो। अच्छा, इस पता नहीं क्यों क्वेश्चंस तो बहुत आसान होते हैं कैलोरीमीटर के, लेकिन मैंने देखा है बहुतों को कंफ्यूजन होता है।
और कंफ्यूजन पता है क्यों होता है? क्योंकि बहुत बार हमें समझ में नहीं आता कि हम कितनी स्टेप्स में क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इसीलिए मैं यहाँ पर स्टेप्स लिख रहा हूँ। स्टेप 1 पहले आपको क्यू निकालना पड़ेगा। स्टेप 2 कोई जरूरी नहीं कि आपने कंटेनर में 1 मोल डालें, 0.1 मोल भी हो सकते हैं, 2 मोल्स भी हो सकते हैं। तो स्टेप 2 आपको इस डेटा को पर मोल में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए इसको किससे डिवाइड करना होगा? मोल से। ये पर मोल में कन्वर्ट हो गया डेटा। अब यहां पर स्टेप 3 ये जो Q आया हीट, इसे क्या कहें, डेल्टा एच या डेल्टा यू? ये डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है या वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये Q डेल्टा यू होगा, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये हीट डेल्टा एच होगी। हाँ या ना? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज डेल्टा एच, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डेल्टा यू। तो अब हमें देखना होगा कि क्वेश्चन में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है या वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्वेश्चन में गिवन है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं गिवन है और कंटेनर बॉम्ब कैलोरीमीटर है तो फिर हम मान लेते हैं कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो बाय डिफॉल्ट अगर नहीं दे रखा, बाय डिफॉल्ट का मतलब नहीं दे रखा, बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो फिर ये क्या आ जाएगा, डेल्टा यू। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है तो डेल्टा यू की वैल्यू नेगेटिव होगी। और डेल्टा यू के बाद, हाँ, अगर आपको डेल्टा एच निकालना है या डेल्टा एच के बाद डेल्टा यू निकालना है तो फॉर्मूला डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, या P2 V2 माइनस P1, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। बट हाँ, ये 4 स्टेप्स है क्वेश्चन की, 1 2 3 4। हो सकता है क्वेश्चन केवल डेल्टा यू के लिए आए तो आप स्टेप 3 तक ही करो, बट अगर डेल्टा एच भी पूछा जाता है तो 4th स्टेप भी करनी होगी। ये डिपेंड करेगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है या प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये सीक्वेंस याद रखिए। इवन क्या होता है शीट के अंदर, मैं आपको बताऊं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते शीट में भी, बहुत कम एग्जांपल है, बट कभी क्वेश्चन क्या होता है कि डेल्टा एच निकालो, और कुछ क्वेश्चन रिवर्स में है, डेल्टा एच कंबशन दे रखा है, डेल्टा टी निकालो। करना कुछ नहीं है, यही स्टेप्स है, इन्हीं को रिवर्स में ले जाना है आपको, इन्हीं को रिवर्स में ले जाना है और डेल्टा टी फाइंड आउट करना है। लेकिन वो रिलेट नहीं कर पाते। इवन ये आसान लगता है कि डेल्टा एच फाइंड आउट करना, लगता है ये स्टेप्स है, बट रिवर्स में जाने में प्रॉब्लम होती है। तो मेरा तो मानना बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं, अगर आपको डेल्टा टी निकालना है तो मान लो डेल्टा टी क्या एक्स है, फिर से ये इक्वेशन बनेगी और लास्ट में जाके पुट कर दो, हो जाएगा सब। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहां पर स्टेप्स याद रखें, 1 2 3 4। हाँ, यहां एक गड़बड़ होती है, कंफ्यूजन हो सकता है। ये फॉर्मूला जो मैंने यहां लिखा ना, डेल्टा एन जी आर टी, ये तब आता है जब हम मानते हैं कि टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है, क्योंकि एन आर डेल्टा टी आता है जिसमें से हमने टी को कांस्टेंट माना। आप कह सकते हो सर यहाँ तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है, थर्मोमीटर से हम वो मेजर भी कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर रिएक्शन का टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट मान लेंगे हम? तो यहाँ पर अब मैं बताता हूँ, यहाँ टेम्परेचर चेंज तो होता है लेकिन बहुत कम टेम्परेचर हम चेंज करते हैं। वो कैसे, हम कैसे कंट्रोल करेंगे टेम्परेचर को? तो उसके लिए कंट्रोल इस तरह से किया जा सकता है कि यहाँ पर जो आप CH4 डाल रहे हो तो वो बहुत कम क्वांटिटी में डालो, या फिर यहाँ पर वाटर की जो अमाउंट हम ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो, ताकि टेम्परेचर में चेंज तो हो लेकिन वो बहुत कम हो। अब मान लीजिए जनरली क्वेश्चन आप जो करोगे ना, टेम्परेचर 0.2 केल्विन, 0.5 केल्विन, 1 केल्विन, इतना ही चेंज होता है। अब टेम्परेचर है 273 या 300 केल्विन, उसमें 1 केल्विन का चेंज हो भी गया तब भी हम उसे क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट माना जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर जब भी इस तरह के एग्जाम, इवन प्रैक्टिकली हम करते भी हैं तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया जाता। उसके लिए अच्छा तरीका है क्या, वाटर की क्वांटिटी को बढ़ा दो, और फिर हम यहाँ पर टेम्परेचर को क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट माना जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जब भी क्वेश्चन आए, टेम्परेचर को हम कांस्टेंट मानते हुए ही सॉल्व करते हैं, उससे आंसर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। कंफ्यूजन हो सकता है, अभी आपको कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट लग रहे हो, शीट में 2-3 क्वेश्चन इस तरह से करोगे, अपने आप कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए। समझ में आई मेरी बात? यस, तो ये थी सेकंड डेफिनेशन डेल्टा एच कंबशन की। दिस इज डेल्टा एच कंबशन। एक हमने पहले डिस्कस की थी डेल्टा एच फॉर्मेशन। चैप्टर में अभी और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं
वो फॉर्मेशन और कंबशन इन्हीं को इन्वॉल्व करते हैं। तो चलिए इससे आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।